गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिवीजन का सेकंड क्लास हम लोग ले रहे हैं। रिवीजन तो क्या है बच्चों, आपको मैंने बार बार बोला, ये जो नए सम्स, एडिशनल सम्स, जब नया स्टडी मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने बनाया तो उसमें जो नया सम्स उन्होंने ऐड किया उसको हम लोग क्लास में सॉल्व कर रहे हैं। आपके लिए रिवीजन की तरह काम करेगा। नया सम मिल रहा आपको ऐड करने के लिए आपके किट्टी में। So our next sum today is, rather our first sum today is page number 94, question number 58. चलिए आप क्वेश्चन पढ़ोगे। एसोसिएट के अकाउंटिंग को लेकर के है, जिसमें आप इक्विटी मेथड यूज करते हो। इक्विटी मेथड के ऊपर सम है, जहां पे इन्वेस्टमेंट डेबिट क्रेडिट होता है। आप पहले दिन गुडविल निकाल करके रखते हो, लेकिन गुडविल आउटर कॉलम में कभी फीचर नहीं करता। कैपिटल रिजर्व आने से कैपिटल रिजर्व को आउटर कॉलम में लिखते हैं, लेकिन गुडविल नहीं लिखते। गुडविल इन्वेस्टमेंट के कैरिंग अमाउंट के अंदर ही रहता है। जब एसोसिएट प्रॉफिट अर्न करता है तो इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट बढ़ा देना पड़ता है, लॉस होने से गिरा देना पड़ता है। एसोसिएट का ओसीआई को भी अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके लिखना पड़ता है। अपने शेयर खाली रिकॉर्ड होते हैं, जो इक्विटी मेथड में इंड AS 28 में तुमने पढ़ा होगा। आओ सम देखते हैं। पढ़ लिए। क्या मांगा है, लास्ट लाइन पढ़ो तो। सर लिखा है, पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड टू अकाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो इक्विटी मेथड, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और गिराना। आइए देखते हैं। 25% स्टेक खरीदा 1 लाख रुपया में, ठीक है। उस दिन का नेट असेट वगैरह दिया हुआ है क्या? उससे गुडविल कैपिटल रिजर्व वगैरह निकल जाता। सर नहीं दिया हुआ कुछ भी, तो फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। गुडविल का वर्किंग आप इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद एसोसिएट कंपनी ने 10,000 रुपीज अर्न किया, तो 10,000 का 25% 2500 हम लोग अपने P&L में रिकॉर्ड कर लेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट के नाम से, और इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट को बढ़ा देंगे। जर्नल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, जो कि हमारे P&L में, कंसोलिडेटेड P&L में क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फिर उसको OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 2,000 रुपीज का हुआ एसोसिएट को, तो इसका भी 25% 500 हम लोग अपने P&L में, P&L तो क्या, सेकेंड पार्ट ऑफ द P&L OCI में रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उन्होंने डिक्लेयर किया डिविडेंड 4,000 रुपीज। डिक्लेयर वर्ड लिखा है, तो या तो डिविडेंड रिसीवेबल या बैंक, कोई भी एक चीज आपको डेबिट करना होगा, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो चलो जर्नल एंट्रीज लिखते हैं। चार जर्नल एंट्री टोटल पास होगा। पहला, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स टू बैंक।
दूसरा 10,000 का प्रॉफिट हुआ, उसका 2500 रुपए का शेयर हम लोग लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट इन बी, डेबिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बी 2500। ये हम लोगों को अपने P&L में क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर इन्वेस्टमेंट इन बी अकाउंट, डेबिट टू शेयर ऑफ OCI फ्रॉम बी 2000 का 25%। इसको हम लोगों को अपने OCI में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इक्विटी मेथड ऐसा ही बोलता है अकाउंटिंग करने। और फिर उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो अगर मिल गया होगा तो बैंक डेबिट करना पड़ेगा, नहीं मिला होगा तो डिविडेंड रिसीवेबल लिखना होगा, बट क्रेडिट करना होगा इन्वेस्टमेंट को। इक्विटी मेथड का खास बात क्या है कि प्रॉफिट जैसे जैसे एसोसिएट अर्न करता रहता है, याद तो होगा आपको, प्रॉफिट जैसे जैसे एसोसिएट अर्न करता रहता है हम लोग इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहते हैं, फिर जैसे जैसे वो डिविडेंड देता जाता है इन्वेस्टमेंट को ही गिराते जाते हैं, क्योंकि दोबारा इनकम नहीं लिख सकते, एक बार तो इनकम लिख लिए ना। $1,000 सो बेसिक इक्विटी मेथड का जो 4 जर्नल एंट्री होता है वो आप लोगों ने यहां पर अच्छे से देखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। पढ़िए, एग्जेम्पशन फ्रॉम अप्लाइंग इक्विटी मेथड के ऊपर क्वेश्चन है। पढ़ लिए क्या बोलता है सर, एमएनओ लिमिटेड के पास 15% का वोटिंग पावर है डीईएफ में। हाँ तो बढ़िया है, बट 15% होने से एसोसिएट नहीं बनता है, 20% या उससे ज्यादा चाहिए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस चाहिए कुल मिलाकर के। और पीक्यूआर एक म्यूचुअल फंड है जो कि एमएनओ का ही सब्सिडरी है, ओके, वो 10% होल्ड करता है डीईएफ के अंदर। तो हाँ, तो दोनों मिला के 25% हो गया। तो
Hence, MNO holds 25% of voting power in DEF Limited, 50% held by own, 10% held by subsidiary. Okay. और म्यूचुअल फंड्स वगैरह को तो एग्जेम्पशन है ना, वो लोग इक्विटी मेथड चाहे तो नहीं भी ऑप्ट कर सकता है, वो लोग चाहे तो उस इन्वेस्टमेंट्स को 109 पे रिकॉर्ड कर सकता है एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, उसके ऊपर सम है. ठीक है. And accordingly it has significant influence over DEF Limited. How should MNO account for investment in DEF in its consolidated financial statements? देखिए, एक तो उसके पास ये ऑप्शन है. देखो 15% वाला जो स्टेक है, अब क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज देयर, तो 15% वाले स्टेक में तो इक्विटी मेथड आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई एग्जेम्पशन नहीं है. लेकिन रहा जो 10% वाला स्टेक, जो आपने डायरेक्टली होल्ड नहीं किया है, आपने अपने सब्सिडरी के थ्रू से उसको होल्ड किया है, और वो सब्सिडरी एक म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड लोगों को ये एग्जेम्पशन होता है कि वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे 109 पे, फेयर वैल्यू एज पर 109 थ्रू P&L मेजर कर सकता है. तो यहां पे वो वाला एग्जेम्पशन पेरेंट भी अवेल कर सकता है. तो पेरेंट अगर चाहे, माने MNO अगर चाहे, तो उस 10% स्टेक को फेयर वैल्यू थ्रू P&L एज पर 109 भी लिख सकता है, और अगर पेरेंट चाहे तो उस 10% को भी इक्विटी मेथड के हिसाब से अकाउंट फॉर कर सकता है. ठीक है. तो कैसे लिखना है मैं लिखाता हूं. थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, लिखिए. लिखो MNO लिमिटेड will account for the investment in DEF as follows. A, 15% interest directly held by MNO should be measured using equity method as per Ind AS 28. वो Ind AS का नंबर तो 28 ही था ना. हाँ. B, 10% interest held indirectly through a mutual fund can be measured in any of the following two ways. एग्जेम्पशन अवेल कर भी सकता है, एग्जेम्पशन अवेल नहीं भी कर सकता है. एग्जेम्पशन अवेल करना मतलब इक्विटी मेथड में एग्जेम्पशन, हम फेयर वैल्यू थ्रू P&L मेजर कर लेंगे 109 के हिसाब से, वो भी कर सकते हैं, नहीं तो इक्विटी मेथड तो आपके पास है ही. तो एनी ऑफ द फॉलोइंग टू वेज, एनी ऑफ द फॉलोइंग टू वेज, माइंड इट. रोमन 1
इक्विटी मेथड, Roman 2 FVTPL as per Ind AS 109। एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स वालों को ना फेयर वैल्यू थ्रू P&L एज पर Ind AS 109 के हिसाब से उनको मेजर करना पड़ता है। वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी वाला जो एग्जेम्पशन है ना, वो म्यूचुअल फंड्स वालों को भी है। तो ये एक छोटा सा थ्योरी का बढ़िया सा क्वेश्चन। ओके, आवर नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 60, पेज नंबर 94। देखिए फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट दिया हुआ इस क्वेश्चन में, एसोसिएट कंपनी का। हम लोग 25% स्टेक खरीद, आप क्वेश्चन पढ़ लो तो अच्छे से। पढ़ लिए ना? चलो बताओ कितना परसेंट स्टेक खरीदे? सर 25%। कितना रुपया दिए? 1,25,000। एक एक फिगर डिस्कस करते हैं। उस दिन एसोसिएट कंपनी जिसका नाम ग्रीन लिमिटेड है, उसका कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट 3 लाख, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट 4 लाख। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट के हिसाब से गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलता है। तो 4 लाख का 25% यानी 1 लाख रुपया का माल हम लोग 1.25 लाख रुपया में 1,25,000 में खरीदे तो 25,000 रुपया का गुडविल है। लेकिन ये गुडविल एक असेट के रूप में रिकॉर्ड नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट के कैरिंग अमाउंट के अंदर में ही पड़ा रहता है। नेक्स्ट, ये जो फेयर वैल्यू बढ़ा है नेट असेट का, दिस इज बिकॉज ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग का फेयर वैल्यू जो है ना वो 1 लाख से बढ़ा है कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन में, और उसका यूजफुल लाइफ 20 साल का है। तो वो जो एक्स्ट्रा 5,000 का डिप्रीशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि आप नेट असेट बढ़ाए हो तो उसका डिप्रीशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको इग्नोर करना नहीं है, वही आपको बताना ये लोग चाहते हैं। आगे, ग्रीन लिमिटेड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 40,000 एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ
10,000, तो हम लोग 40,000 का 25% अपने बुक्स में लिखेंगे, फिर 10,000 का भी 25% लिखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि सर एसोसिएट कंपनी का एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का फेयर वैल्यू हमने बढ़ाया है और अकॉर्डिंगली अपना गुडविल कैलकुलेट किया है, अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग किया है। एसोसिएट कंपनी ने अपने एसेट का फेयर वैल्यूएशन नहीं किया होगा। हम लोगों ने कंसोलिडेशन करने के लिए फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट निकाल करके अकॉर्डिंगली गुडविल निकाला है, अकॉर्डिंगली हम अपना पूरा इक्विटी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो उसका एनुअल डिप्रिसिएशन जो है उसमें जो हमारा वाला शेयर है उतना रुपया हम लोगों को प्रॉफिट कम लिखना पड़ेगा, मतलब डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक तरह से, नॉट इन द नेम ऑफ डिप्रिसिएशन बिकॉज एसेट इज नॉट देयर इन आवर बुक्स, एसेट इज देयर इन द बुक्स ऑफ एसोसिएट, बट दैट प्रॉफिट अमाउंट हैज टू बी रिड्यूस्ड। कैसे मैं आपको दिखाता हूं, हम लोग सम भी किए ऐसा। तो पहला तो बोला कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व, फिर बोला फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ओसीआई एंड ऑल्सो फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, जर्नल एंट्री नहीं मांगा है। हाँ, तो एक एक करके आइए वर्किंग करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। ओके, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अक्वायर्ड, $1,25,000। proportionate share of net asset, फेयर वैल्यू लेना पड़ता है। हाँ, 4 लाख इंटू 25%, दैट इज 1 लाख। गुडविल 25,000। ये पहला उन्होंने क्वेश्चन मांगा है, क्या ये गुडविल बैलेंस शीट में ब्लू लिमिटेड का जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनता है उसमें रिकॉर्ड होगा? आंसर इज नो। ये कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर ही रहेगा, अलग से ऐसा नहीं लिखेंगे कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख गुडविल 25,000। नो, इन्वेस्टमेंट 1,25,000 लिखो। दिस गुडविल will not be separately recorded as an asset by Blue Limited rather it will be part of carrying amount of investments. Rather it will be part of कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बस, ये लिखने का जरूरत नहीं था, मैं आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि रिवीजन भी हो रहा है तो मैं आपको रिवाइज भी करा दिया। अब आइए शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहीं पे मेरे को वो डिप्रिसिएशन का लफड़ा है। अब देखिए, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई हम लोगों ने तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट करवा करके गुडविल वगैरह निकाल लिया, कैरिंग अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट को लिख लिया 1,25,000 पे। अब एसोसिएट जितना प्रॉफिट अर्न करेगा हम लोग अपने बुक्स में लिखते जाएंगे। अब एसोसिएट ने 40,000 का प्रॉफिट अर्न किया, 40 लिखा है ना, उसका 25% अपना है 10,000 रुपया, तो हम लोग अपना प्रॉफिट लिखेंगे इन्वेस्टमेंट के ये देखो इन्वेस्टमेंट के कैरिंग अमाउंट को बढ़ा देंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जानबूझ के एक हिंट दिया है कि ये एसोसिएट का जब आप फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट निकाले थे तो एक लैंड एंड बिल्डिंग का फेयर वैल्यू लाख रुपए से बढ़ा था, तो वो 20 ईयर का डिप्रिसिएशन का कहानी है, तो उसका डिप्रिसिएशन का भी तो स्टोरी आपको, प्रॉफिट तो वो 40,000 रन किया हम मानते हैं, लेकिन उसका डिप्रिसिएशन से आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट को तो अकॉर्डिंगली आपको रिड्यूस करना पड़ेगा ना। हाँ, इसमें ये भी थॉट प्रोसेस हो सकता है कि सर हो सकता है एसोसिएट ने उसी दिन अपने एसेट को रिवैल्यू कर लिया हो, अगर कर लिया होगा तो डिप्रिसिएशन भी वो ज्यादा प्रोवाइड कर लिया हो, अगर कर लिया होगा तो प्रॉफिट के 40,000 में डिप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस किया हुआ वो भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, पर वैसा होने से वो क्वेश्चन में लिख करके देगा। हम लोग ये मान रहे हैं कि एसोसिएट कंपनी, मैं कभी कभी सब्सिडरी बोल दूंगा एसोसिएट को, टेंशन मत लेना, कि एसोसिएट कंपनी
ये माना ही जाता है, अपनी एसेट को रिवैल्यू नहीं किया होगा। हम लोग 20-25% स्टेक खरीदेंगे और वो क्यों रिवैल्यू करेगा अपने एसेट को। तो सेकेंड वर्किंग का नाम है शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, आवर शेयर। लिखे तो 25% शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाया था 40,000 इंटू 25% इज 10,000। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि उनके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग था कि मशीन था वो बिल्डिंग, उसका डिप्रीसिएशन का भी एडजस्टमेंट हमें इसी प्रॉफिट से करना होगा। एडजस्टमेंट फॉर डिप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग कितने रुपए का हम लोग फेयर वैल्यू बढ़ाए थे? 1 लाख। कितना साल में डिप्रीसिएशन होगा? 20 साल में। तो 5-5 हजार रुपया हर साल एसोसिएट की प्रॉफिट गिरेगी। तो गिरेगी तो हमारा शेयर तो 25% है, तो 5,00,000 का 25% 1250। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 40,000 का प्रॉफिट, डिप्रीसिएशन 1 लाख माइनस 1 लाख का डिवाइडेड बाई 20 5,000, तो 40,000 माइनस 5,000 इज द एक्चुअल प्रॉफिट। 40,000 तो वो बोल रहा है, पर मेरे हिसाब से वो 40 माइनस 5 35,000 है। तो 35,000 का भी 25% अपन डायरेक्ट निकाल सकते थे। आया 8750। तो 35,000 का भी 25% मारते तो 8750 ही आता। थर्ड, our share in the profit of OCI. %25 शेयर इन OCI। कितना OCI अर्न किया है वो? 10,000। ये दोनों अमाउंट हम लोगों के कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा। और क्या मांगा है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, माने कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इक्विटी मेथड में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे लिखते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट करेंट ईयर का 8750 जिसका वर्किंग किया हुआ है, शेयर ऑफ OCI जिसका वर्किंग किया हुआ है। बस खाली बढ़ा दीजिए और कुछ नहीं करना है। डिविडेंड अगर कुछ मिला होता तो लेस कर देते। 136,250। वेरी सिमिलर काइंड ऑफ सम्स वी हैड डन इन आवर कंसोलिडेशन का क्लासेस। सो आवर नेक्स्ट सम विल बी सम नंबर 61, पेज नंबर 95। ये इजीली समझ में आ रहा है? आप कॉपी कर पा रहे हो? गुड।
चलो बताओ क्या चीज है सर। केल लिमिटेड ने 50% स्टेक लिया है किसी जेवी में, जेवी का नाम है एमएन लिमिटेड। जेवी में भी इक्विटी मेथड यूज होता है। एमएन लिमिटेड के बैलेंस शीट में 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है 10 लाख रुपीस का। तो हाँ, तो डिविडेंड माइनस करके इक्विटी का परसेंटेज निकलता है, वो इंटरेस्ट की तरह ट्रीट होता है प्रेफरेंस शेयर। तो ड्यूरिंग द ईयर एमएन लिमिटेड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। एमएन लिमिटेड हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द करेंट ईयर। हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। आपको माइनस करके ही अकाउंट फॉर करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को। कैलकुलेट के लिमिटेड शेयर इन द नेट प्रॉफिट। हाँ, तो मैं अभी बता देता हूं, आप भी मेरे साथ लिखो। प्रॉफिट अर्नड बाय एमएन लिमिटेड, $4 lakhs लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोगों के पास नहीं है, आउटसाइडर लोगों के पास है, तो ये तो उनको तो दे करके अपने पास प्रॉफिट आएगा ना। ये तो आउटसाइडर लोगों का इंटरेस्ट है। 10 लाख का 10%, तो अपना शेयर 3 लाख रुपया में ही बनता है। बिकॉज 4 लाख वो कंपनी प्रॉफिट कमाए, 1 लाख तो उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना ही पड़ेगा। ब्याज बोल दो, डिविडेंड बोल दो, किसी भी नाम से। तो अपना इस 3 लाख में 50% शेयर बनेगा। KL शेयर इन द नेट प्रॉफिट, इसको नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख का 50%, 1,50,000। नॉर्मल है, जैसे इंटरेस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकलता है वैसे ही ये है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, 95, 62। पढ़। क्या बोल रहा है? पढ़े नहीं, पढ़ो। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। तो जितना भी स्टॉक, अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग बात है, चाहे अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हो चाहे डाउनस्ट्रीम, एसोसिएट और जेवी की अकाउंटिंग में, क्योंकि इक्विटी मेथड यूज होता है, तो चाहे हम एसोसिएट को माल बेचे चाहे मेरा एसोसिएट मेरे को माल बेचे, हम लोग जब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे तो ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ आवर शेयर। क्योंकि हम लोग प्रॉफिट भी जब लिखते हैं तो ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ आवर शेयर लिखते हैं। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी जब एलिमिनेट होगा तो ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ आवर शेयर। लिखा डिटरमाइन द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड इन द अबव ट्रांजैक्शन। लिखो, एक लाइन पहले लिखो, लिखो द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या लिखा?
the unrealized profit needs to be eliminated only to the extent of क्या लिखा? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टर्स शेयर unrealized profit needs to be eliminated only to the extent of investors share नोट्स में मेरे देखिएगा, अच्छे से हमने लिखा रखा है, वेदर बोथ इन द केसेस ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन. सॉरी, लिखो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज टू बी एलिमिनेटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टर्स शेयर बोथ इन द केसेस ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस. ठीक है, लिख दिए. चलो पहले मुझे बताओ कि स्टॉक कितना पड़ा हुआ, अनरियलाइज स्टॉक कितना है, आई मीन अनसोल्ड स्टॉक कितना है, कौन किसको स्टॉक बेचा था. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम देखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं पूछ रहा हूं. एन ने एम को बेचा था, तो हाँ पेरेंट के पास स्टॉक पड़ा हुआ है. 10 लाख का स्टॉक वो खरीदा था, उसमें 1 लाख का प्रॉफिट था, 6 लाख का माल बिक गया, तो स्टॉक 4 लाख पड़ा हुआ है. तो 4 लाख में 10% प्रॉफिट है 40,000. 40,000 का 40% अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है. तो लिखो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये हुआ अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन. डाउनस्ट्रीम में भी आंसर सेम होगा. या सिनारियो ए लिख दो. Unrealized profit to be eliminated is equal to 4 लाख. ये स्टॉक है, ये जो अक्वायरर है, परचेजिंग कंपनी है जिसका नाम एम लिमिटेड है, ये उसके लिए कॉस्ट है, उसका वेंडर का सेलिंग प्राइस है इनटू 10%. इसके अंदर 10% प्रॉफिट है ऑन द ट्रांजैक्शन प्राइस. तो 40,000 रुपये का स्टॉक के अंदर प्रॉफिट है, पर हमारा शेयर है 40%, यानी 16,000 रुपया हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे. सिनारियो बी, ठीक है. सोल्ड बाय एम टू एन, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 16,000 ही एलिमिनेट होगा. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड इज इक्वल टू 4 लाख इंटू 10% इंटू 40%, दैट इज 16,000. बस इसमें आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. क्योंकि खाली वर्ड पूछा, डिटरमाइन द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड, तो द आंसर इज इट विल बी 16,000 रुपीज. क्वेश्चन नंबर 63, पेज नंबर 95.
सिंपल सा सम है, ज्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं है। सिनारियो ए में क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन जेवी बाय होल्डिंग 50%। उसका तो कॉस्ट तो दिया नहीं ना इन्वेस्टमेंट टू बैंक लिखने का, नहीं। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक लिखने का काम नहीं है। फिर लिखता है एक्स लिमिटेड, जो कि हम लोग हैं, हम लोग ही वेंचरर हैं, सोल्ड एन असेट टू वाई। हाँ, तो सेल का एंट्री मारेंगे। एट इट्स मार्केट वैल्यू ऑफ 8 लाख, असेट का कैरिंग अमाउंट इज 10 लाख। हाँ, तो सिंपल एक सेल एंट्री होगा। हाउ द अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, लिखो सिनारियो ए। लिखो द सेल ऑफ एन असेट विल बी रिकॉर्डेड एज अ नॉर्मल सेल and a loss will be recorded. The sale will be recorded as a normal sale and a loss will be recorded. तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू असेट 10 लाख। थर्ड पार्टी है, जॉइंट वेंचर इज ए थर्ड पार्टी, उस तरह से अकाउंटिंग होता है। अपने इक्विटी मेथड खाली इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग के लिए होता है, बाकी ऑल अदर ट्रांजैक्शंस का सिंपल अकाउंटिंग होता है। अब इसमें आप पूछ सकते हो कि सर और इन्वेस्टमेंट का तो डिटेल दिया हुआ नहीं है, लेकिन सर ये तो आपस का ट्रांजैक्शन है। आफ्टर ऑल आपस का ट्रांजैक्शन है, तो जैसे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेट होता है, तो अनरियलाइज्ड लॉस का भी तो अपना शेयर एलिमिनेट होना चाहिए। हाँ, एलिमिनेट होता है ना, अनरियलाइज्ड लॉस का भी शेयर एलिमिनेट होता है, प्रोवाइडेड द एसेट हैज नॉट बीन इम्पेयर्ड, प्रोवाइडेड you can sell the asset in the market at a higher price। क्यों नहीं, इस केस में भी 2 लाख का जो लॉस है उसका 50% अनरियलाइज्ड लॉस मान करके एलिमिनेट होना चाहिए, लेकिन लॉस है। पता करिए क्या जेवी इस असेट को 8 लाख से ऊपर में बेच पाएगा। अगर बेच पाएगा तो दिस लॉस इज नॉट अ रियल लॉस, हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, अदरवाइज दिस इज इंपेयरमेंट लॉस। नीचे लिखो while using equity method a question arises that whether this impairment whether this unrealized loss needs to be eliminated or not। whether this unrealized loss needs to be eliminated or not, full stop। if the loss is true, ब्रैकेट में लिखो asset is impaired, then we can't eliminate the unrealized loss।
जैसे ऊपर में हेडिंग में इंपेयरमेंट लॉस बोल करके वर्ड लिखा है, पर नीचे में कहीं नहीं लिखा है, तो इस तरह का पैराग्राफ लिख दोगे। लेकिन अगर ये रियल लॉस नहीं है, ऐसे खाली बुक में दिखाने के लिए लॉस है, तो फिर आप इस अनरियलाइज्ड लॉस को भी रिवर्स करोगे, आई मीन एलिमिनेट करोगे, अपना शेयर ओनली। सिनारियो बी, क्या हुआ? 10 लाख का एसेट उसने हमको बेचा, तो हम लोग एसेट परचेज का एंट्री करेंगे, नॉर्मल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 8 लाख। सिनारियो बी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 8 लाख। सर और उसको जो 2 लाख का लॉस हुआ, उसका 1 लाख का शेयर हमारा है, तो इक्विटी मेथड जब हम लोग यूज करेंगे तो उसके पीएल में अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा लॉस का, तो उस लॉस का शेयर हमारे घर में अपने आप आ जाएगा। बट क्योंकि डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो हम अलग से वो एंट्री मार देते हैं यूजिंग इक्विटी मेथड में। शेयर ऑफ लॉस डेबिट 1 लाख टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट का डिटेल नहीं दिया है, तो इसका एंट्री हम अलग से मार दिए। तो 8 लाख का तो असेट परचेज एज इफ यू आर ए सेपरेट लीगल एंटिटी, और शेयर ऑफ लॉस इक्विटी मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग कर दिए। अब अगेन सेम क्वेश्चन कि सर है तो आप ही का जेवी ना? हाँ, तो सर ये लॉस तो अनरियलाइज्ड लॉस हुआ ना? यस। तो सर एलिमिनेशन, अगर ट्रू लॉस है, अगर इंपेयर्ड असेट है, अगर ये इंपेयरमेंट है, तो फिर आप एलिमिनेट नहीं कर सकोगे। और अगर ये ऐसे ही खाली एडजस्टमेंट वाला लॉस है, तो आपको अनरियलाइज्ड लॉस एलिमिनेट करना पड़ेगा। लिखो, अनरियलाइज्ड लॉस विल नॉट बी एलिमिनेटेड। सेम लाइन लिखोगे, विल नॉट बी एलिमिनेटेड इफ द लॉस इज ट्रू, दैट इज asset is impaired. हो गया? Good. Our next question is question number 64, page number 95. पढ़ो। क्या हुआ देखे कि नहीं? इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या हुआ बोलिए तो? हम लोगों के पास एबी लिमिटेड के पास 30% इंटरेस्ट था एसोसिएट के अंदर। बहुत ध्यान से देखिएगा, नया टाइप का समय।
हम लोग उसको 300 लाख में खरीदे थे। उस दिन सब्सिडी एसोसिएट कंपनी का फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट 900 लाख था और गुडविल 30 लाख रुपीस पैदा हुआ था। 900 का 30% 270 के लिए हमने 300 पेमेंट किया, तो 270 के लिए हमने जब 300 पेमेंट किया तो 30 का गुडविल बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो गया, पर आउटर कॉलम में नहीं लिख पाएंगे, इन्वेस्टमेंट के कैरिंग अमाउंट के अंदर में रहेगा। अब आगे लिखता है कि कुछ दिनों के बाद हम लोग अपना इक्विटी मेथड से अकाउंटिंग कर रहे थे और कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आज के दिन हम लोगों का 360 था। द एसोसिएट हैज नाउ इशूड इक्विटी शेयर्स टू सम इन्वेस्टर्स अदर देन एबी लिमिटेड फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 800 lakhs। बाहर वालों को 800 का इक्विटी इशू किया, तो इक्विटी इशू किया तो सब्सिडरी कंपनी का तो इक्विटी बढ़ा, तो इक्विटी अगर एसोसिएट कंपनी का, तो एसोसिएट कंपनी का इक्विटी अगर बढ़ेगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग है उसमें हम लोगों को तो इंक्रीज करना पड़ेगा हमारे इन्वेस्टमेंट के कैरिंग अमाउंट को। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, हम लोगों को इक्विटी इशू नहीं किया वो, तो उसके कारण क्या हुआ कि दिस इज इफेक्टिवली रिड्यूस द होल्डिंग ऑफ एबी लिमिटेड। हम लोगों का होल्डिंग जो 30% था वो 20% हो गया। विदाउट आवर फॉल्ट हमारा होल्डिंग 30% से 20% हो गया। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल कि वो लोग आउटसाइडर लोगों को इक्विटी इशू किया तो टोटल कैपिटल बढ़ गई। अब टोटल कैपिटल जब बढ़ गई, हमारी कैपिटल तो नहीं बढ़ी, हमारा इन्वेस्टमेंट तो उतना ही था। तो अगर बाहर वालों को इशू करोगे तो हमारा परसेंटेज इक्विटी तो गिर जाएगा ना। ऐसे पकड़ो ना, 100 में से मेरे पास 30 था, 100 में से मेरे पास 30 था, बाद में उसने 50 और इशू कर दिया बाहर वालों को, तो मेरे पास तो 150 में से 30 हुआ ना। हमको तो इशू किया नहीं, वो तो 50 बाहर वालों को इशू किया, पर मेरा परसेंटेज स्टेक तो गिर गया ना। 100 में 30 था, पर 150 में अगर 30 रहेगा तो 20% हो जाएगा ना। वैसा ही हुआ। तो पूछ रहा है कि हाउ एबी लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर सच रिडक्शन इन इंटरेस्ट इन द एसोसिएट। आइए मैं एक एक करके आपको बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। ओके, पहले लिखो एक लाइन कि द परसेंटेज स्टेक, लिख रहे हो? हां लिखो। द परसेंटेज स्टेक हेल्ड बाई एबी has gone down from 30% to 20%, from 30% to 20%, because of issue of shares by associate to outsiders. By associates to outsiders. Full stop. So effectively it is a disposal So effectively it is a disposal of 10% stake without any consideration received. हमारा 30% से 10% स्टेक हो गया ना, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट है वो गिर जाएगा और हमको बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि इक्विटी इशू हुआ है तो एसोसिएट कंपनी का नेट एसेट बढ़ गया माने इक्विटी बढ़ गया, तो उसका 20% वर्थ मेरा भी है। मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, देखिएगा। सो इट्स ए डिस्पोजल विदाउट एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड, लिख दिया ना, 10% डिस्पोजल विदाउट एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड। तो एक एक करके लिखेंगे। हाँ, तो लिखे हो रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ
इन्वेस्टमेंट, हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना अभी सर 360 है, लिखो रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 360 है, ये है 30% के लिए, हम लोगों को 1/3 को गिरा देना पड़ेगा। वन थर्ड डिस्पोज हो गया, 30 में से 10 डिस्पोज, तो 360 में से 120 डिस्पोज, ये 120 हमारा इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा। इंक्रीज, ये इंटरेस्टिंग देखो, द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 800 का 20%। सर ये क्या है, सोचो क्या है, एसोसिएट कंपनी का नेटवर्थ बढ़ गया, इक्विटी बढ़ गया। सो एनी इंक्रीज इन इक्विटी ऑफ द एसोसिएट विल बी रिफ्लेक्टेड इन आवर इन्वेस्टमेंट, हमें अपने इन्वेस्टमेंट के कैरिंग अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो 800 का जो बढ़ा, हमको 20% स्टेक है मेरे पास, तो 800 का 20% 160 इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे इतने से, गिराएंगे इतने से, तो अल्टीमेटली गेन प्रॉफिट लिखना होगा। मांगा है डिटरमाइन हाउ एबी लिमिटेड विल अकाउंट फॉर सच रिडक्शन इन द इंटरेस्ट इन द एसोसिएट। तो नेट आंसर विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डायरेक्टली पीएल अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करके डायरेक्टली अदर इक्विटी में क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि पीएल के थ्रू से ये प्रॉफिट आया नहीं है। नहीं, पीएल में ही लिख देना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट बोलता है कि पीएल में ही लिख दो, तो गेन टू बी रिकॉर्डेड इन पी&एल। ऐसे तो देखो इक्विटी इश्यू करके आया है प्रॉफिट, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना उचित नहीं लगता है, बट आईसीआई का थिंकिंग है कि इसको पी&एल में ही रिकॉर्ड कर देना है। तो देखिए क्या हुआ, एसोसिएट का इक्विटी बढ़ा, हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ा, मेरा परसेंटेज इक्विटी गिरा, हमको इक्विटी गिराना पड़ा। हाँ, आपके मन में एक और क्वेश्चन आता होगा कि सर गुडविल जो था 30 का, हालांकि वो आउटर कॉलम में नहीं था पर इन्वेस्टमेंट के अंदर में तो था ना, हाँ, तो उस गुडविल का वैल्यू भी गिर गया बाय 10 lakhs। रिड्यूस गुडविल बाय 10, दैट इज 30 by 30% into 10%। लेकिन ये कहीं, क्योंकि गुडविल कभी आउटर कॉलम में था ही नहीं, तो ये कहीं पे फीचर नहीं करेगा पी&एल में। लेकिन ये जो गुडविल, अब आपको दिमाग में यही रखना है कि मेरा गुडविल 20 लाख का ही है। ओके, इसका एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, गुडविल का नहीं, इसका 40 लाख का इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी&एल। हमको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है इस प्रॉफिट को पीएल के थ्रू से रूट करने को लेकर के, सीधा बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाना चाहिए, बट ठीक है, इन्होंने पीएल में लिखने बोला है। देखेगी नहीं कैसा इंटरेस्टिंग चीज हुआ, बिना स्टेक बेचे हम लोग का परसेंटेज स्टेक कम हो गया। वी डिडंट सेल, ऐसा एक सम किए थे हम लोग डायरेक्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 लास्ट में करेंगे। अभी आप करोगे क्वेश्चन नंबर 66, पेज नंबर 96। पेज नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िए। और इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू हो गया है। अपन का जेवी था, अब स्टेक बेच दिए, लिखा नहीं है क्लियर कट, बट स्टेक बेच दिए और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इक्विटी मेथड है। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा
कि बिकॉज ऑफ सेल ऑफ स्टेक इट इज नो लॉन्गर आवर जॉइंट वेंचर। बट ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि जेवी तो नहीं है, लेकिन क्या हमारा 30% की वजह से एसोसिएट है कि नहीं, बिकॉज अगर एसोसिएट रहेगा तो वी विल कंटिन्यू विद द इक्विटी मेथड। जेवी से एसोसिएट बना तो इक्विटी मेथड रह सकता है ना, बट ये क्वेश्चन डिसकंटिन्यूएंस का है। सुनिए, डिसकंटिन्यूएंस में क्या होता है कि जो बचा हुआ इक्विटी है उसको आपको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे हम बताते हैं अपने पास कितना स्टेक था 50%, उसका कैरिंग वैल्यू 1 लाख है, हम लोग उसमें से 20% बेच दिए, माने 1 लाख बाई 50 इंटू 20, 40,000 का माल बेच दिए। और बेचे कितना में? 80,000 में। तो ये 40,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया। 40 का माल 80 में बिका, 40,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया। अब बचा इन्वेस्टमेंट कितने का? 60 का। अब ये 60 बचा हुआ रह सकता था, अगर हम लोग इक्विटी मेथड कंटिन्यू किए होते तो 60 में ही लिखे होते। लेकिन अब क्योंकि ये फेयर वैल्यू दिया हुआ ऑफ 30% इंटरेस्ट, दैट मींस दे आर डिसकंटिन्यूइंग द इक्विटी मेथड। तो फिर ये 60 का जो माल को 120 में लिखना है, इसके लिए अलग से और 60,000 का प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। दैट इज बाई फॉर मेजरिंग द इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू। तो बोला डिटरमाइन हाउ द गेन और लॉस विल बी रिकॉर्डेड। तो सबसे पहले सेल ऑफ स्टेक, बैंक अकाउंट डेबिट लिखना बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, टू इन्वेस्टमेंट 50 में से 20 बेच दिए, माने 40% बेच दिए। 1 लाख बाई 50 इंटू 20, 40,000। टू P&L 40,000। ये पहला एंट्री। दूसरा, मेजरिंग द remaining investments at fair value। तो बैलेंस इन्वेस्टमेंट कितना बचा बताओ बच्चों? सर 1 लाख था, हाँ 40,000 बेच दिए, 60,000 बचा। अब 60,000 को हम लोगों को मेजर करना है 1/20 में, तो 60,000 का और प्रॉफिट हुआ। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 टू P&L 60,000, 120 माइनस 1 लाख इंटू 30/50। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मच गेन और लॉस विल बी रिकॉर्डेड इन द P&L। तो आप लिखोगे द गेन और लॉस, लिखो ना, गेन और लॉस टू बी रिकॉर्डेड इन द P&L इज 1 लाख। गेन ही लिखो, इज गेन 1 लाख। Our next question is question number 67. अच्छा बच्चों, इसमें ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ऐसा हिंट मिल जाता कि आफ्टर सेलिंग 20% 30% स्टेक मेरे पास है एंड वी आर गेटिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो फिर हम लोग अपने बचे हुए इन्वेस्टमेंट को जो 60,000 है उसको 60,000 में कंटिन्यू कर देते, इक्विटी मेथड में ही कंटिन्यू कर दिए होते। हम लोग को फेयर वैल्यू थ्रू P&L में मेजर करने की जरूरत नहीं होती उसको। लेकिन ऐसा कोई हिंट नहीं है, तो हम लोग मान रहे हैं कि इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यूएंस का सम है। 67 पढ़ो।
50% का स्टेक है, बैलेंस 50% दूसरे के पास है, जॉइंट कंट्रोल है, जेवी है राम का, इक्विटी मेथड है। अब वो प्लान कर रहा है सेल करने का 10% इक्विटी टू थर्ड पार्टी। ये 10% इक्विटी जो है हेल्ड फॉर सेल हो गया है। ओके, मेजर एंड डिस्क्लोज्ड अकॉर्डिंगली। नाउ डिटरमिन हाउ शुड राम विल अकाउंट फॉर 40% इंटरेस्ट। तो अब यही क्वेश्चन है, अगर राम का जॉइंट कंट्रोल अभी भी है तो उसको इक्विटी मेथड से ही कंटिन्यू करेगा, खाली 10% का वैल्यूएशन अलग स्टाइल से कर देगा, रेस्ट 40% को इक्विटी मेथड से कंटिन्यू करेगा। और अगर राम का जॉइंट कंट्रोल लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो फिर बचा हुआ 40% को फेयर वैल्यू थ्रू पीएल पे लिखेगा। थ्योरी का क्वेश्चन है ये, लिखो। लिखो, राम लिमिटेड होल्ड्स 50%, राम लिमिटेड होल्ड्स 50% इक्विटी इन श्याम लिमिटेड। Full stop. It decides to sell 10% and accordingly measured this 10% as an asset held for sale. फुल स्टॉप। ये बात क्लियर है, इतना चीज। अब वो रेस्ट 40% के बारे में पूछ रहा है कि उसका अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए। लिखिए, फॉर द रेस्ट 40% स्टेक the following two situations emerge. लिखो, सिचुएशन 1, if joint control exists, भाई 40% पे भी तो जॉइंट कंट्रोल हो सकता है ना, ये तो एग्रीमेंट के ऊपर ही तो होता है। कंटिन्यू इक्विटी मेथड। सिचुएशन 2, if joint control lost, measure it at fair value. As per Ind AS 109. क्लियर? अच्छा, यहां पे ये भी एक ऑप्शन बनता है कि बाद में कहीं एसोसिएट तो नहीं बन गया ना, हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो नहीं हो गया ना 40% की वजह से, देन वी कैन कंटिन्यू इक्विटी मेथड। सर वो भी लिखने का मन है, लिख लो। इफ इट बिकम्स आवर एसोसिएट वी कैन कंटिन्यू इक्विटी मेथड। If it becomes associate, continue equity method। 3 सिचुएशन करके भी लिख सकते हो, ऐसे अलग से भी एक लाइन ऐड कर सकते हो।
बढ़िया, चलो ये थ्योरी का सम था। नेक्स्ट सम इज 70। हम लोग 65 नंबर सम छोड़ के रखे हैं, डिस्टिंक्ट सम है, डिफरेंट वैरायटी का सम है, अलग से बनाना पड़ेगा, काफी वक्त लगेगा। अभी 70 नंबर सम पहले बना के कंप्लीट कर देते हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 10 मिनट का, उसके बाद आकर के लास्ट वाला 65 नंबर बनाएंगे। अभी 70 नंबर सम को रीड करो। पढ़ लिया। एम का 90% स्टेक है एक सब्सिडरी में एन में, और एन के पास 25% स्टेक है एक एसोसिएट ओ में। हाँ, तो ओ एम का भी एसोसिएट हो गया। एनी एसोसिएट एक्वायर्ड बाय द सब्सिडरी इज आवर एसोसिएट। अगर हमारा सब्सिडरी कोई खरीदता है, एसोसिएट के अंदर स्टेक लेता है, तो वो पेरेंट का भी एसोसिएट माना जाता है। क्या पूछ रहा है? हाउ द इन्वेस्टमेंट विल बी अकाउंटेड फॉर। अच्छा, नेट असेट दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट का तो कितना कॉस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आप लिखो लिखो द एसोसिएट ऑफ ए सब्सिडरी is an associate. The associate of a subsidiary is an associate. लिखो, so investments in O will be measured using equity method by M Limited. अब एक हिंट दिया है कि भाई नेट असेट ओ का उस दिन 300 है, तो 300 का 25% हमारा है। और क्या, गुडविल के बारे में कुछ डिटेल नहीं है, कितना में इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो लिखो एस cost of investment is not given, carrying amount of investment is not given, we assume that investment is equal to 300 का 25%, 75। वैसे कोई जरूरी नहीं 75 हो, अगर खरीदते वक्त गुडविल का पेमेंट हुआ है, 5 का भी गुडविल का पेमेंट हुआ होगा, तो इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट विल बी 80। ओके, इक्विटी मेथड में आप जानते हो कि गुडविल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर ही रहता है, कुछ दिया नहीं है बोल करके हम 75 इन्वेस्टमेंट मान ले रहे हैं।
अच्छा, प्रॉफिट ऑफ ओ इज इक्वल टू 40, ठीक है। शेयर ऑफ एन इज इक्वल टू 40 का 25%। ये हमको भी मिलेगा 10, ये 10 हमको मिलेगा। जो एन को मिल रहा है, एन मेरा ही तो बच्चा है, लेकिन इस 10 में मेरा ओनर का इंटरेस्ट है 9 और मेरा एनसीआई खाएगा 1, क्योंकि हम इसका 100% होल्ड नहीं करते। एन का तो एनसीआई भी है ना, तो मेरा सब्सिडरी का अगर एनसीआई, तो मेरा बैलेंस शीट में तो एनसीआई भी मिलेगा ना। तो आवर शेयर 90%, दैट इज 9, एनसीआई 10%, दैट इज 1। तो हम लोग जब इंक्लूड करेंगे ना, तो 10 का जो प्रॉफिट होगा उसमें 9 ही हमारे घर में आएगा, 1 एनसीआई के घर में जाएगा। जो बोलते हैं ना अट्रीब्यूटेबल टू दी ओनर्स ऑफ दी पेरेंट और अट्रीब्यूटेबल टू दी एनसीआई। एन को ठीक 10 मिल रहा है, पर एन से मेरे घर में 9 आ रहा है और 1 एन का एनसीआई के पास जा रहा है। तो एन का एनसीआई को तो हम अपना ही बैलेंस शीट में लिख के रखा गया ना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। हम अगर सब्सिडरी में 90% होल्ड करके रखा है, तो 10% तो एनसीआई होल्ड करके रखा है। तो ये एक लाइन जरूर लिख के आना चाहिए। चलो एक 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 65, बिगर सम, बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग सम, आकर के बात करते हैं। पंचू स्टार्ट। चलो बच्चों, अपना लास्ट क्वेश्चन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिवीजन का इज आवर क्वेश्चन नंबर 65, पेज नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 65। देखिए मेरे साथ, मैं पढ़ता हूं आपको। लॉस मेकिंग एसोसिएट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट लिखा है। एन एंटिटी हैज फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट इन एन एसोसिएट। इक्विटी शेयर 25%, जिसके लिए वो इक्विटी मेथड अप्लाई करता है। प्रेफरेंस शेयर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट। माइंड दिस वर्ड, ये भी नेट इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट का पार्ट है और उसको फेयर वैल्यू एज पर इंड AS 109 में मेजर करता है। इसमें एक स्टोरी है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कहां पे और कब पढ़ाए हैं मुझे याद नहीं, लेकिन हमने तुमको पढ़ाया जरूर है। इंपेयरमेंट ऑफ एसोसिएट बोल करके जो कोई लेक्चर होगा ना, उसमें हम पढ़ाए होंगे। 1 मिनट मैं जरा देखूं मैंने कहां पे उस चीज को डिस्कस किया है। ठीक है, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा अभी। अगर मैंने नहीं डिस्कस किया है तो अभी आप इसको डिस्कशन का वो मान लीजिएगा एजेंडा कि अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो ठीक है, बोला कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास, इंड AS 109 पे मेजर कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म लोन है जिसका कि 10% पर एनम का इंटरेस्ट है हमारा ब्याज का, और ये इंटरेस्ट इनकम में रिकॉर्ड हो रहा है, और उसको हम लोग इंड AS 109 के हिसाब से अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे लिखते हैं डिवेंचर को, मन लोन को। और ये भी नेट इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट है। दिस इज ऑल्सो नेट इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट। तो इसमें स्टोरी ये है कि 1 साल बाद क्या हुआ कि कैरिंग अमाउंट ऑफ द अबव इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर का कैरिंग अमाउंट 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर का कैरिंग अमाउंट 5 लाख और लॉन्ग टर्म लोन का कैरिंग अमाउंट 3 लाख,
एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1, एंड नहीं, स्टार्ट ऑफ ईयर 1। और ये तीनों ही हमारे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जिसका नाम है कि नेट इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट, का पार्ट बनता है, बिकॉज दे आर लॉन्ग टर्म, दे आर कंसीडर्ड टू बी लॉन्ग टर्म। आगे लिखता है कि फॉलोइंग टेबल समराइजेज द चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एज पर इंड AS 109, impairment loss of long term loan as per ind AS 109, and entity share of profit loss of associate from year 1 to 5। उसमें इंक्रीज और डिक्रीज इन द फेयर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, इम्पेयरमेंट लॉस इन द लॉन्ग टर्म लोन अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, और एंटिटी शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द एसोसिएट का डिटेल भी दिया हुआ है। अब आप पूछेंगे मांगा क्या है? लिखा है थ्रू आउट ईयर 1 to 5 देयर हैज बीन नो ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट। ओके, द एंटिटी डज नॉट हैव एनी लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू शेयर द लॉसेस ऑफ एन एसोसिएट बियॉन्ड इट्स इंटरेस्ट इन द एसोसिएट। मतलब नेगेटिव में लेकर के नहीं जाना है, जीरो तक आप नेट इन्वेस्टमेंट को ले जा सकते हो। Based on the above, determine the closing balance of each of the above interest at the end of each year। क्या है समझे? वो बोल रहा है कि आपको 3 इन्वेस्टमेंट है मेरा एसोसिएट के अंदर। इक्विटी में पैसा लगा रखे हैं, प्रेफरेंस में पैसा लगा रखे हैं, बॉन्ड में पैसा लगा रखे हैं, और तीनों का तीनों नेट इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट की गिनती में आता है। प्रेफरेंस शेयर को 109 के हिसाब से लॉस प्रॉफिट लिखना है फेयर वैल्यू पे। जो लोन है उसका इंपेयरमेंट अकाउंटिंग अगर है तो करना है, और इक्विटी के लिए आप इक्विटी मेथड यूज करते हो। 1 से लेकर के 5 साल तक का डिटेल दिया है, और हमसे क्लोजिंग बैलेंस मांगा है। यू गॉट द पॉइंट? तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब आप एसोसिएट का शेयर ऑफ लॉस जब आप लिखते हो, और आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी जब 0 हो जाता है और आपके पास और भी लॉस रहता है। एक सेकंड, एक मोबाइल आ रहा, मैं जरा उसको बंद कर दूं। एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर मैंने कभी पढ़ाया हो, आपको नहीं पढ़ाया होगा तो नया समझ लेना, कि जब हम लोग इक्विटी का वो जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में इक्विटी मेथड यूज करते हैं ना, और हम लोग लॉस लिखते हैं, तो वो लॉस जब लिखते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी 0 हो जाती है। तो 0 के बाद तो और लॉस लिखना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एसोसिएट के अंदर प्रेफरेंस शेयर या बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो फिर वो लॉस हमें लिखना पड़ता है, और प्रेफरेंस शेयर और बॉन्ड के वैल्यू को भी गिराना पड़ता है। उसमें पहले प्रेफरेंस शेयर के वैल्यू को गिराना पड़ता है, और फिर बॉन्ड को गिराना पड़ता है, बिकॉज डिबेंचर मोर और लेस लोन उस तरह का चीज है ना कि लोन का पैसा तो वापस मिलेगा ही। प्रेफरेंस शेयर थोड़ा सा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, और इक्विटी शेयर तो एकदम ही कमजोर इंस्ट्रूमेंट है। तो उस कॉन्सेप्ट पे ये सम आया है। आइए डिस्कस करते हैं। आपको एक एक करके मैं समझाता हूं। लिखो एट द एंड ऑफ ईयर 1 सबका क्लोजिंग वैल्यू मांगा है, तो टाइप इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और लोन, ओपनिंग बैलेंस, एडजस्टमेंट एज पर इंड AS 109, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स 109 के हिसाब से प्लस माइनस होगा। बैलेंस आफ्टर 109,
शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस फ्रॉम एसोसिएट और क्लोजिंग बैलेंस। मैं वो पॉइंट पता नहीं कहां पे कब आपको पढ़ाया था, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, आप देखिएगा। ऐसे करके 5 बार बनाएंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। आप देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। तीनों का नाम लिख दिए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लोन। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, आप कॉलम बना लो, टाइप ओपनिंग, एडजस्टमेंट एज पर इंड एस 109, बैलेंस आफ्टर 109, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस फ्रॉम एसोसिएट, क्लोजिंग बैलेंस। बन गया। इक्विटी शेयर का ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख। स्ट्रेस मत लेना, बहुत मजा आएगा और ये एग्जाम में पक्का आएगा, या तो इस वाले में या इसके नेक्स्ट वाले में। बहुत बढ़िया समय। लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख का। अब बताइए ईयर 1 में प्रेफरेंस शेयर का लॉस कितने का है? आंसर ही सर 50,000 का लॉस है 109 के हिसाब से। हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर को आप अपना 109 के हिसाब से मेजर करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब आप शेयर ऑफ लॉस जो इक्विटी का होता है उतना बड़ा हो जाएगा कि इक्विटी 0 हो जाएगा, तब प्रॉब्लम आएगा। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 9,50,000। अभी ये नहीं करना, अभी कुछ मत करना इन दोनों को, ये दोनों कॉलम छोड़ दो। ये इक्विटी में लिख दिए यार, प्रेफरेंस शेयर 50,000, ये हो गया 4,50,000। थोड़ा ये मेरे को समझा देना, हेल्प कर देना, मेरा गलती उल्टी हो जाए तो। ये लॉस है बोल के ब्रैकेट में लिखे, और 5 लाख में 50,000 का लॉस हो गया तो 4.5 लाख। ये दोनों कॉलम को भी छोड़ देना। डिवेंचर में कितने रुपए का लॉस है? डिवेंचर बोल रहा हूं मैं लोन को, आदत है मेरे को लोन डिवेंचर बोलने का। तो लोन में 50,000 का लॉस है ना? हाँ, इंपेयरमेंट लॉस। तो ये हो गया 250 का। अब देखो शेयर ऑफ लॉस जो आया, एंटिटी शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एसोसिएट 16 लाख। हम लोगों के हिस्से में 16 लाख रुपए का लॉस आया है। तो ये लॉस इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को कम करेगा, बिकॉज इक्विटी का ही तो लॉस है। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को 10 लाख से ही कम कर सकते, उससे ज्यादा तो लिख नहीं सकते। तो अब जो 6 लाख का अनअलोकेटेड लॉस है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम एसोसिएट लिखना चालू कर दिए फर्स्ट ईयर के बाद। अब ये जो 10 लाख का लॉस लिख दिया, 10 लाख 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब जो 6 लाख का लॉस बचा उसको किसको दें? आंसर इज प्रेफरेंस शेयर को पहले, फिर डिवेंचर को, माने लोन को भी देना पड़ेगा। सर क्यों? ये तो इक्विटी का लॉस है। नहीं, अपने पास प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर भी तो है ना। मैं डिवेंचर बोलूंगा, लोन को टेंशन मत लेना। अपने पास एसोसिएट का प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर भी तो इन्वेस्ट किया हुआ है ना। अब इतना बड़ा लॉस होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर को भी तो पैसा नहीं भी मिल सकता है ना। एसोसिएट को लॉस हुआ, अपना इक्विटी तो डूबा, पर प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर भी तो डूब सकता है ना। तो ये माना जाता है कि ये लॉस प्रेफरेंस शेयर को 4.5 लाख दे दीजिए, यही चीज, और बाकी 1.5 लाख रुपया डिवेंचर को दे दीजिए। अपने पूरे 16 लाख के लॉस की अकाउंटिंग हो गई। क्लोजिंग बैलेंस नील, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। तो सर ये क्या रूल हुआ? रूल ये हुआ कि अगर एसोसिएट का शेयर ऑफ लॉस इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को क्रॉस कर जाता है तो बचा हुआ शेयर ऑफ लॉस अनरिकॉर्डेड रहता है। लेकिन अगर हमारे पास एसोसिएट के प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर को, वो प्रेफरेंस शेयर वाला इन्वेस्टमेंट को भी गिराना पड़ता है। और उसको गिराने के बाद अगर और भी लॉस बचा हुआ और हमारा उसके अंदर बॉन्ड में या लोन में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको भी गिराना पड़ता है। ये मानना पड़ता है कि एसोसिएट बैंकरप्ट हो जाएगा तो फिर ये सब पैसा भी डूब जाएगा। अब आइए ईयर 2, कॉलम सेम रहेंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लोन, ओपनिंग बैलेंस नील, 1 लाख। अब यहां पे प्रेफरेंस शेयर में इंपेयरमेंट लॉस आया 50,000।
109 वाला। डिबेंचर में कोई लॉस नहीं है, तो डिबेंचर तो पूरा 1 लाख आ गया। अब ये अगर 50,000 का 109 का लॉस दे रहे हो, तो ये तो नील जो हुआ है दैट इज ओनली, सुनिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो नील हुआ है दैट इज बिकॉज कि हम लोग इक्विटी का लॉस इसको डाल दिए क्योंकि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर भी था, लेकिन 109 तो इसका हक है। तो अगर 109 में लॉस आया है तो इस लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए यहां पे जो हम लोग लॉस उसका लिखे थे, प्रेफरेंस शेयर को जो लॉस दिए थे, जो अलोकेट किए थे, लॉस को किए थे ना लॉस अलोकेट, उसमें से 50,000 निकाल लेंगे। सर निकाल लेंगे मतलब इसको इज्जत देंगे 109 को, वहां पे प्रॉफिट लिख लेंगे ये लॉस लिखने के लिए। तो सर वो कैसे होता है देख मैं दिखाता हूं। बैलेंस आफ्टर 109, ये 50,000 नेगेटिव हो गया, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो यहां से 50,000 टान लेंगे प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट में 50,000 टान लेंगे। सर ये रूल है? यस। इसको अकाउंट फॉर करने के लिए सर ये दोबारा समझाइए। अरे 109 के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर में लॉस आया, लॉस लिए तो प्रेफरेंस शेयर नेगेटिव चला गया, नेगेटिव तो जा नहीं सकता, 0 तक जाना है, तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम एसोसिएट का रिकवर बोलते हैं इसको हम कर लेंगे, या इसको बोल सकते हो रिवर्सल ऑफ अर्लियर लॉस बुक्ड। सर और क्या हुआ? और 2 लाख का लॉस वहां पे हुआ। कहां पे 2 लाख का लॉस हुआ? एसोसिएट का 2 लाख का लॉस हुआ। तो अब 2 लाख का लॉस है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए इक्विटी 0, प्रेफरेंस 0, बचा डिबेंचर। तो डिबेंचर बेचारा 1 लाख का लॉस संभालेगा। अब डिबेंचर जब 1 लाख का लॉस संभाला, डिबेंचर जब 1 लाख का लॉस संभाला तो डिबेंचर नील हो गया, प्रेफरेंस शेयर भी नील हो गया, और इक्विटी तो नील था ही। लेकिन अब यहां पे सोचो कि सुनो, ईयर 1 में तो हम लोग पूरा 16 लाख का लॉस बुक कर लिए थे, लेकिन ईयर 2 में हम लोगों ने लॉस बुक किया ओनली 50,000। 1 लाख के डिबेंचर को 0 कर दिए और माइनस 50,000 को 0 करने के लिए 50,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किए यहां पे। प्रेफरेंस हाथ देखते रहना यहां पे। इसके लिए मैं एक नोट लिखाता हूं कि एज लिखना, प्रेफरेंस शेयर became negative due to 109 due to loss as per 109, we have to reverse ये प्रोसेस हम आपको उस वक्त नहीं समझाए थे, बट जो भी हो ना अभी समझा रहे, देखो वी हैव टू रिवर्स द लॉस बुक्ड बाय प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्टमेंट अर्लियर टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। ये ईयर 2 का स्टोरी हो गया। अब आइए ईयर 3 में क्या हुआ। अगेन वही 3 कॉलम, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लोन, ओपनिंग बैलेंस, 109 एडजस्टमेंट, बैलेंस आफ्टर 109, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस एसोसिएट,
क्लोजिंग बैलेंस। 2 बार करना, हाँ, सेम सम को, नील नील नील। अब देखिए, सबसे पहले 1 लाख रुपया का प्रॉफिट आया प्रेफरेंस शेयर में 109 का। इक्विटी मेथड लग रहा है तो इक्विटी में तो 109 होगा नहीं। लोन में प्रॉफिट आया 50,000 का। आया ना? तो ये बैलेंस हो गया 1 लाख पॉजिटिव, ये 50,000 पॉजिटिव। अच्छा, यहां पे हम आपको एक बात बताना भूल गए। देखो इधर एक बात बताना भूल गए यहां पे कि ये जो 1 लाख का लॉस डिवेंचर संभाला, 50,000 का प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर संभाला, तो नेट में 50,000 का ही लॉस रिकॉर्ड हुआ। 50,000 का लॉस रिकॉर्ड हुआ ना। एसोसिएट का लॉस उस साल हुआ था लेकिन 2 लाख रुपया, तो हम लोग 50,000 का ही लॉस रिकॉर्ड किए थे। सो देयर इज एन अनएलोकेटेड लॉस ऑफ 1.5 लाख रुपया। फुल स्टॉप करके यहीं पे लिखना पड़ेगा मेरे को। इस जगह पे बच्चों जगह नहीं रहा, इस जगह पे मैं स्टार करके नीचे लिखा दे रहा हूं। इन ईयर 2 शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम associate was recorded only 50,000 minus 1 lakh plus 50,000. So balance 1,50,000 is unallocated या unrecorded, जो कि आपको बाद में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब ये लोग का बैलेंस आने लग जाएगा तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब देखिए इनका बैलेंस आ गया, और 3rd ईयर में रिवर्स माने क्या नाम 109 में प्रॉफिट आया प्रेफरेंस शेयर में भी और बॉन्ड में भी, तो हमने 1 लाख और 50,000 का बैलेंस लिख दिया ना। अब 3rd ईयर में एसोसिएट से कोई लॉस प्रॉफिट नहीं है, लेकिन एसोसिएट का पुराना एक अनरिकॉर्डेड लॉस 1.5 लाख का बचा हुआ 1.5 लाख का लॉस, ये रहा 1.5 लाख का लॉस 2nd ईयर वाला। तो 3rd ईयर में उस लॉस को लिखाना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन से आप इस थ्योरी को समझो। तो अब उनका बैलेंस नील हो गया, माने 109 में प्रॉफिट आया और एसोसिएट का अनरिकॉर्डेड लॉस वापस से इनको 0 कर दिया। तो 3rd ईयर के एंड में सब कुछ नील 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 है। अब आइए ईयर 4। टाइप ओपनिंग बैलेंस, एडजस्टमेंट एज पर 109, बैलेंस आफ्टर 109, associate share of profit loss, closing balance. Type is equity share, preference share, loan. नील नील नील। अब आइए 4th ईयर में। अच्छा, अभी क्या है कि सारे लॉस रिकॉर्ड हो गए हैं, और ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, अभी बताता था 4th ईयर में ये ध्यान देने वाली बात है कि 4.5 लाख रुपया का लॉस जो इक्विटी को बिलोंग करता था वो प्रेफरेंस शेयर को अलोकेट किया गया था, प्रेफरेंस शेयर को 4.5 लाख का। उसके बाद यहां पे 50,000 रिवर्स किया गया था, तो माने 4 लाख का लॉस प्रेफरेंस शेयर को अलोकेट किया गया था, और फिर यहां पे 1 लाख का और लॉस दिए थे प्रेफरेंस शेयर को, यानी प्रेफरेंस शेयर ने 5 लाख का लॉस जो इक्विटी का था वो खुद संभाला था। तो बाद में जब प्रॉफिट आएगा ना तो प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट देना पड़ेगा। सेम देखो डिवेंचर ने यहां पे 1.5 लाख का लॉस लिया था इक्विटी का, फिर 1 लाख का और लॉस लिया था 2.5 लाख का, और फिर 50,000 का और लॉस लिया था 3 लाख का। तो टोटल ये 3 लाख का लॉस ले चुका है।
देखिएगा कैसे मजा आएगा, अभी रिकवरी होगा। 109 का क्या एडजस्टमेंट है? 109 में प्रेफरेंस शेयर में 50,000 का प्रॉफिट है, तो ठीक है 50 आ गया, ये सब नहीं है कुछ, आ गया ना। अब देख इक्विटी में प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस 10 लाख, तो 10 लाख में सबसे पहले डिबेंचर को प्रॉफिट देना होगा, बिकॉज डिबेंचर सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होता है लिक्विडिटी वाइज, उसको पहले पैसा मिलता है लिक्विडेशन में। तो डिबेंचर ने 10 लाख का इक्विटी का शेयर आया प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, लेकिन इक्विटी को हम लास्ट में देंगे। पहले उनके लॉस जो प्रेफरेंस और बॉन्ड ने संभाले हैं वो प्रॉफिट बॉन्ड और प्रेफरेंस को देना पड़ेगा। तो बॉन्ड ने कितना प्रॉफिट संभाला था, सबसे पहले बॉन्ड को देना पड़ेगा। पहले संभाला था 1.5 लाख का लॉस, फिर 1 लाख का लॉस, 2.5 लाख का लॉस, फिर 50,000, 3 लाख का लॉस संभाला था वो। कॉलम देख रहे कौन सा वाला? तो 3 लाख का प्रॉफिट पहले बॉन्ड को दे दीजिए। दे दिए सर। लिक्विडेशन में जिसका पेमेंट पहले होता है वो प्रॉफिट पहले लेता है, जितना लॉस लिया था उसको प्रॉफिट दे दिए। फिर प्रेफरेंस शेयर 4.5 लाख का लॉस संभाला था, 50,000 का रिवर्सल हुआ था, 4 लाख, फिर 1 लाख का लॉस और संभाला था, 5 लाख, तो 5 लाख इसको दे दीजिए। बचा 2 लाख इसको दे दीजिए। जब प्रॉफिट देते थे, जब लॉस, जब उस समय दिए थे, शुरू में लॉस हुआ था तो सबसे पहले इक्विटी को 0 किए थे, फिर प्रेफरेंस, फिर डिबेंचर, याद है? अब जब प्रॉफिट हुआ तो पहले डिबेंचर को मिला बिकॉज उनको नाजायज हम लोगों ने लॉस दिया था, फिर प्रेफरेंस को, फिर बचा हुआ इक्विटी को। तो ये हो गया 2 लाख, ये हुआ 5 लाख, नहीं 5 50, ये हुआ 3 लाख। अच्छा, अब डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर क्लीन हो गए, प्योर हो गए। अब उन्होंने इक्विटी वाला कोई प्रॉफिट लॉस अब उनके हिस्से में नहीं है। अब आया ईयर 5, टाइप वाला कॉलम यही रख ले रहे हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लोन। 2 लाख, 5 50, 3 लाख। 109 का एडजस्टमेंट क्या है? 30,000। $109 का एडजस्टमेंट है, प्रेफरेंस शेयर में 30,000 डाल दो। एडजस्टमेंट आफ्टर 109 580। बहुत बढ़िया। इसमें कुछ नहीं है, 20,000। इसमें कुछ नहीं है, 3 लाख। अब जो प्रॉफिट होगा ना वो पूरा इक्विटी को मिलेगा। प्रॉफिट 10 लाख का हुआ, फुल गोज टू इक्विटी, बिकॉज अब डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर ने कोई लॉस लिया ही नहीं। 12 लाख इसका, 580 इसका, 3 लाख इसका। आया स्टोरी समझ में? सर रूल एक बार वापस से बोल दीजिए। रूल कहता हूं कि जब पेरेंट के पास, इन्वेस्टर के पास एसोसिएट में इक्विटी, प्रेफरेंस और बॉन्ड तीनों होता है और एसोसिएट को लॉस होता है, तो जो शेयर ऑफ लॉस आता है इक्विटी को 0 कर देने के बाद प्रेफरेंस में और उसके बाद बॉन्ड में भी एलोकेट किया जाता है। और बाद में जब प्रॉफिट आती है तो पहले डिवेंचर को दिया जाता है वो प्रॉफिट, वो जितना लॉस लिया था उतनी दूर तक, फिर प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है प्रॉफिट, वो जितना लॉस लिया था उतनी दूर तक, फिर इक्विटी को दिया जाता है। हाँ, इन बिटवीन अगर 109 का कोई प्रॉफिट लॉस होता है उसको संभालने के लिए अगर कोई रिवर्सल करना पड़ता है तो रिवर्सल करना पड़ता है। सो दिस इज द बेस्ट सम दैट वी डिड इन कंसोलिडेशन का क्लास। ओके, एक बार वापस से आप इस सम को करिएगा, ठीक है? और उसके बाद हम लोग कोई कंफ्यूजन उसके बाद अगर आपको हुआ आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।